थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर ने अमीर बनने के लिए या फिर कोई भी गोल अचीव करने के लिए 13 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप 1, डिजायर। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है तो आपके अंदर रिच बनने के लिए एक चाहत होनी चाहिए। डिजायर मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चाहत होना। डिजायर कोई विश नहीं होती, ना ही डिजायर कोई उम्मीद होती है। डिजायर मतलब वो चीज़ आपको किसी भी हालत में चाहिए और आप वो अचीव करके ही रहोगे। थॉमस एडिसन एक इन्वेंटर थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन्वेंट किया था। एक आदमी था जिसका नाम था एडविन बार्न्स। बार्न्स थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। बार्न्स को इतना पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही वो थॉमस एडिसन को जानता था, बट उसके अंदर उस चीज़ की इतनी ज़्यादा चाहत थी कि वो किसी भी हालत में थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना ही चाहता था। उसने अपने आप से ये नहीं कहा कि मैं थॉमस एडिसन के पास कोई अच्छी जॉब कर लूंगा, पर उसने ये कहा कि उसे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है और वो बन के ही रहेगा। जब वो थॉमस एडिसन के ऑफिस पहुंचा तो एडिसन ने उसे जो भी काम दिया उसने किया। शुरू में उसने उस ऑफिस में छोटे से छोटा काम किया। कई सालों तक उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसके अंदर अभी भी थॉमस एडिसन के पार्टनर बनने के लिए चाहत थी। फिर कुछ टाइम बाद एडिसन ने अपनी डिक्टेटिंग मशीन इन्वेंट की। एडिसन के सेल्समैन ने कहा कि ये डिक्टेटिंग मशीन नहीं बिकेगी, कोई इसे नहीं खरीदेगा। एडविन बार्न्स ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने एडिसन से कहा कि वो इस डिक्टेटिंग मशीन को बेच के दिखाएगा, और उसने बेच के दिखाई। बल्कि उसने उस डिक्टेटिंग मशीन की सेल इतनी बढ़ा दी कि थॉमस एडिसन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उस मशीन को पूरी कंट्री में बेचने के लिए। बस वहीं से बार्न्स और थॉमस एडिसन की पार्टनरशिप शुरू हो गई। बार्न्स के सक्सेस का बस एक ही सीक्रेट था, अ बर्निंग डिजायर। इस बुक में बताया है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं हमारा ब्रेन वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करता है हमारी लाइफ में, और हम जो कुछ भी सोचते हैं हमारे साथ वही होता है। इसलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो 6 स्टेप्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी डिज़ायर को अचीव कर सकते हैं। स्टेप 1, डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए या फिर कितने पैसे चाहिए। आपको बिल्कुल क्लियरली बताना है। आप इस तरह गोल सेट नहीं कर सकते कि मुझे अमीर बनना है। आपको बिल्कुल क्लियरली बताना है, जैसे 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए, मतलब बिल्कुल क्लियर, स्पेसिफिक। स्टेप 2, डिसाइड करो कि आप उस चीज़ के बदले में क्या दोगे। जैसे आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आप उसके बदले में सेल्समैन की सर्विस दोगे या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाओगे। जो भी सर्विस दोगे उसका लिख दो। स्टेप 3, अपने गोल के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो, एक एग्जैक्ट डेट जिससे पहले आपको अपना गोल अचीव करना ही है। स्टेप 4, अपने गोल को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाओ जिसमें क्लियरली बताओ कि आप अपना गोल कैसे अचीव करोगे। याद रहे, ये प्लान कोई बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी नहीं है। आपके दिमाग में भी जो भी प्लान आ रहा है आप वो लिख दो, क्योंकि आप इस प्लान को बाद में चेंज कर सकते हो। स्टेप 5, एक पेपर लो और उसमें ना भी जितनी भी चीज़ें बताई हैं सब लिखो। आपको जितना पैसा चाहिए, आप उसके बदले में क्या सर्विस दोगे, टाइम लिमिट और एक प्लान, ये सब एक पेपर में लिख दो। अब एक आखिरी स्टेप है जो मैं आपको इस बुक के स्टेप 3 में बताऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। स्टेप 2, फेथ। डिज़ायर बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ डिज़ायर से कुछ नहीं होगा जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता कि अपने गोल को अचीव कर लोगे। बार्न्स एडिसन का पार्टनर इसलिए बना क्योंकि उसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी, लेकिन साथ ही उसे यकीन भी था कि वो अपना गोल अचीव कर लेगा। फेथ का मतलब ही बिलीफ है, मतलब आप बिल्कुल श्योर हो कि आप अपना गोल अचीव कर लोगे। अपने अंदर ये बिलीफ लाने का बस एक ही तरीका है जो मैं आपको स्टेप 3 में बताऊंगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारे माइंड के दो हिस्से हैं। एक है कॉन्शियस माइंड जो सोचने का काम करता है, मतलब यूं समझ लो कि कॉन्शियस माइंड किसी शिप का कैप्टन है, और आपके माइंड का दूसरा हिस्सा जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं वो शिप का वर्कर है। वो सारे काम करता है। कॉन्शियस माइंड अपने वर्कर सब कॉन्शियस माइंड को जो भी काम देता है वो उसे फौरन करता है। जैसा ब्रश करते हो या फिर अपनी शूलेस बांधते हो, कपड़े पहनते हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप इतनी बार कर चुके हो कि अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन कोई भी चीज़ पहले आपके कॉन्शियस माइंड से गुजरती है और फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसे आपने पहली बार जब शूलेस बांधी होगी तो आपको वो काम सोच के करना पड़ा होगा, लेकिन अब नहीं सोचना पड़ता। बस आपको यही चीज़ समझनी है। आपका जो भी गोल है या फिर आपको जितने भी पैसे चाहिए, आपको उस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है, और ये आप ऑटो सजेशन से ही कर सकते हो। ऑटो सजेशन मतलब कि आप कोई भी चीज़ अपने आप से बार बार कहो, और फिर एक टाइम आएगा जब वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। जैसे मान लो आप अपने बारे में सोचते हो कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हो सकता है कि बचपन में आपके पेरेंट्स ने या फिर किसी ने भी आपसे कहा हो कि पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और हो सकता है कि आपने इन बातों पर यकीन कर लिया हो, इसलिए ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी हैं।
अब जब भी पैसों की बात आती है तो आप बिना कुछ सोचे कह देते हो कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको अपनी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठानी है और इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह तो ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जैसा सोचते हैं हम वही सब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अभी सोचें कि हम अमीर बन जाएंगे तो हम अमीर बनने लगेंगे। हम वो सब अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। डिजायर के चैप्टर में मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे। उनके बाद ये 6 स्टेप फॉलो करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज पहुंचा सकते हो। स्टेप 6, आपने जो कुछ भी पेपर में लिखा है उसे पूरे बिलीफ के साथ पढ़ो। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए, वो भी साल खत्म होने से पहले, और आप बदले में यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाओगे। तो ये सब आप एक पेपर पर लिख दोगे और फिर उसे रिपीट करोगे। साल खत्म होने से पहले पहले मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे और बदले में मैं यूट्यूब पे बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करूंगा। और ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको विजुअलाइज करना है, मतलब आंखें बंद करके अपने माइंड में बिल्कुल वही सब कुछ देखना है जैसा आप चाहते हो। जैसे अगर आप 10 लाख रुपए चाहते हो तो पूरे एक सीन क्रिएट करो अपने माइंड में। उन 10 लाख रुपये को देखो, अपने माइंड में बिलीव करो कि आपके पास पैसे आ गए हैं। हर चीज़ को नोटिस करो, आप कैसा फील कर रहे हो, आप कितना एक्साइटेड हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो। बिल्कुल एक असली वाला एक्सपीरियंस क्रिएट करो। बस आपकी विजुअलाइजेशन में आपके पास वो 10 लाख रुपए आ चुके हैं। अगर आपके पास सभी 10 लाख रुपए आ जाएं तो आप कैसा फील करोगे? बिल्कुल वही सब फील करना है, बिल्कुल वैसा रियल सीन क्रिएट करना है अपने माइंड में। ये स्टेटमेंट और ये विजुअलाइजेशन आप जितनी बार करो उतना अच्छा है, लेकिन एक बार सुबह फौरन उठने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले ज़रूर रिपीट करना। और इसके अलावा जितनी बार रिपीट करो उतना अच्छा है। याद रहे, आपको ये स्टेटमेंट पूरे इमोशंस और बिलीव के साथ पढ़ना है। ये वर्ड्स ऐसे ही पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको स्टेप में सिर्फ 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1, आपको स्टेटमेंट बिलीव के साथ पढ़ना है। और नंबर 2, अगर आप कोई प्रोसेस कुछ अजीब लगे या फिर अपने स्टेटमेंट को बिलीव के साथ ना बोल पा रहे हो तो ये बात समझ लो कि शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन आपको प्रोसेस करते रहना है और आप करते रहोगे तो आप बेटर होते जाओगे। मोस्टली लोग कुछ दिनों तक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इन मैसेजेस को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए करते रहना। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 तरह की होती हैं, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज होना, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब किसी एक चीज़ के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज होना। जनरल नॉलेज आपके पास जितने भी हो उसका ज़्यादा फायदा नहीं है। स्कूल में भी हमें जनरल नॉलेज ही पढ़ाई जाती है, तभी आजकल स्कूल और कॉलेज डिग्री ज़्यादा काम की नहीं है। ऑथर हम इस बुक में ये भी नहीं कह रहे कि आप बहुत सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले लो। ऑथर हम इस बुक में कह रहे हैं कि आप एजुकेटेड बनो। एजुकेटेड मतलब आप उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज़ भी करो, उस नॉलेज को यूज़ करके आप जो चाहते हो उसे अचीव करो। डिज़ायर के चैप्टर में जो स्टेप 2 था कि आप बदले में क्या सर्विस दोगे, बस आपको सर्विस के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करनी है। जैसे अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ तो यूट्यूब पे मार्केटिंग किस तरह करते हैं, यूट्यूब किस तरह काम करता है, मेरे पास ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज मेरे पास ही हो, मैं दूसरे लोगों को भी हायर कर सकता हूँ जिनके पास ये नॉलेज हो। फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड की स्कूलिंग बहुत कम थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एजुकेटेड नहीं थे। उन्हें लोगों को हायर किया और उनके पास इतनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी कि उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके माइंड में हो या आपकी टीम में किसी के पास हो, बस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए और फिर उस नॉलेज को यूज़ भी करो। स्कूल में भी आप जो सीखते हैं उसमें से 90% आप कभी यूज़ नहीं करते, इसलिए स्कूल और कॉलेज डिग्रीज बेकार हैं। बहुत से लोग बहुत सी बुक्स भी पढ़ते हैं, उनके पास बहुत सी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, बट फिर भी वो एजुकेटेड नहीं हैं क्योंकि उस नॉलेज को यूज़ नहीं करते, उसके लिए डेफिनेट प्लान्स नहीं बनाते। बहुत से लोग कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, जबकि नॉलेज बस पोटेंशियल पावर है। वो पावर तब बनेगी जब आप उसे यूज़ करेंगे। इसलिए 2 चीज़ें याद रखना, एक तो आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन ट्रेनिंग लें या फिर दूसरे लोगों की हेल्प लें, और दूसरी चीज़ ये कि आप उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए प्लान्स बनाएं, और बेटर ये है कि आप उन प्लान्स को लिखें। स्टेप 5, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो अभी तक हुई ना हो। डिज़ायर के चैप्टर में स्टेप 4 में मैंने आपको जो प्लान बनाने का कहा था वो आप इमेजिनेशन की हेल्प से ही बना सकते हो। इमेजिनेशन 2 टाइप्स की होती हैं, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन।
सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब आप पुराना आइडियाज़ और नॉलेज को यूज़ करके कुछ बेहतर बनाओ। ये वाली इमेजिनेशन ये मोस्टली यूज़ करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब सिक्स सेंस। ये सिक्स सेंस मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि क्रिएटिव इमेजिनेशन यूज़ करके हम कुछ नया बनाते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो। इमेजिनेशन का यूज़ करके आप अपने लिए प्लान बना सकते हो। जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस बनाना चाहता हूँ। अब मैं प्लान बनाऊंगा सिंथेटिक इमेजिनेशन का यूज़ करके। मैं सोचूंगा कि मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ, कंटेंट कहाँ से लाऊं, मुझे पूरी वीडियो बनाने के लिए किन किन कामों की करने की ज़रूरत है, मैं वीक में कितनी वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, और ये सब नॉलेज और आइडियाज़ को यूज़ करके मैं एक प्लान बनाऊंगा। सिंथेटिक इमेजिनेशन हम बहुत यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आप कंट्री से बाहर घूमने जा रहे हो। अब आपके पास जो पहले से नॉलेज है कि उसे यूज़ करके आप प्लान बनाओगे। आप सोचोगे कि यार बाहर जाने में कितना खर्चा होगा, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, टिकट कहाँ से करवाऊंगा, और ये सारी चीज़ों को दिमाग में रख के आप एक प्लान बनाओगे। हो सकता है कि आपका प्लान ठीक ना हो, लेकिन आप उस प्लान को बाद में चेंज कर सकते हो। इसलिए उस प्लान का बिल्कुल ठीक होना भी ज़रूरी नहीं है। हम अपनी इमेजिनेशन को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतनी ज़्यादा बेटर होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन मैं आपको आगे वाले स्टेप में डिटेल में समझाऊंगा। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सबसे पहले तो अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आप एक टीम हायर कर लो। डिसाइड करो कि आपकी टीम को क्या फ़ायदा होगा। मतलब आप उन्हें सैलरी दे सकते हो या फिर कुछ भी जिसके बदले वो काम करें। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका टीम वर्क। आपको मिलकर ठीक से काम करना है। किसी दो ग्रुप मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो जाए या कोई ग्रुप मेंबर किसी दूसरे की बात ना सुने, उसकी रिस्पेक्ट ना करे, आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। और स्टेप में ये भी ध्यान रहे कि आपके प्लान्स बहुत फेल होंगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना और नए नए प्लान्स बनाते रहना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने प्लान्स ऐसे बनाना जिनसे आपके कस्टमर्स को फ़ायदा हो। आपको ऐसी सर्विसेज देनी है जैसे आपको कस्टमर्स को चाहिए, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही बॉस है, आपका कस्टमर। इसके अलावा आपको अपनी सर्विसेज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना है। ज़्यादा क्वालिटी में देना है और ज़्यादा क्वांटिटी भी होनी चाहिए। और साथ ही आपको सर्विसेज अच्छे रीज़न के लिए देनी है। मतलब अगर आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो आप ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाओगे। इसके बजाय अगर आप ये सोचो कि मुझे मोटिवेशनल वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे। आप अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए अपने आप से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। क्या मैंने इस साल अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दी? मैं अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा अच्छी सर्विस कैसे दे सकता था? क्या मैंने इस साल ज़्यादा क्वांटिटी में सर्विस दी या फिर मैं और ज़्यादा क्वांटिटी में दे सकता था? मेरे और मेरे टीम मेंबर्स के रिलेशनशिप्स कैसे रहे? मैं अपने टाइम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकता था? मैं अपने पैसों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे यूज़ करता था? कितना टाइम मैंने फजूल चीज़ों में वेस्ट किया? मैंने इस साल क्या क्या गलतियाँ की और इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? और इस तरह के आप अपने आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछ सकते हो और अपनी सर्विसेज को बेटर बना सकते हो। स्टेप 7, डिसीजन। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं उन सब में एक आदत ये होती है कि वो जब एक डिसीजन ले लेते हैं तो फिर उसे आसानी से बदलते नहीं हैं। वो जिस चीज़ के बारे में कह देते हैं फिर वो उसे करके दिखाते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग बार बार अपने डिसीजंस चेंज करते रहते हैं। जैसे मैं भी कहूँ कि मुझे अपने एग्जाम्स के लिए स्टडीज़ करनी है और फिर 2 मिनट बाद मैं सोचूं कि यार मैं कल पढ़ूंगा, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि अपने डिसीजंस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तभी चेंज करना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अब बहुत से लोग अच्छे प्लान्स तो बना लेते हैं, लेकिन जब उन प्लान्स को पूरा करने की बारी आती है तो बार बार डिसीजंस बदलते रहते हैं और उस प्लान को ठीक से फॉलो नहीं करते। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर एक बर्निंग डिज़ायर हो और आपके पास एक प्लान हो तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप अपने प्लान को फॉलो करेंगे। स्टेप 8, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब बिना गिव अप करे अपने गोल पे कंटिन्यूसली काम करते रहना। अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हो तो आपको गिव अप नहीं करना। थॉमस एडिसन 10,000 टाइम्स फेल हुए थे और उसके बाद जाकर उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन्वेंट किया था। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप परसिस्टेंट बन सकते हो। पहला तो ये कि आपको अपना गोल बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके अंदर अपने गोल को पूरा करने के लिए एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। और आपके दिमाग में जितनी भी नेगेटिव चीज़ आती हैं उनसे बचो। नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचो, तो आप परसिस्टेंट रह सकते हो। स्टेप 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग अपनी नॉलेज का यूज़ करें और मिलजुल के काम करें कुछ अचीव करने के लिए।
अब एक मास्टरमाइंड ग्रुप के दो फायदे हैं। एक तो ये कि आपको दूसरों का सपोर्ट मिलता है, उनकी नॉलेज का, वो जो काम करते हैं, इन सारी चीज़ों का आपको सपोर्ट मिलता है। और दूसरे फायदे को ज़रा गौर से समझना। देखो, ये पूरी दुनिया सिर्फ दो चीज़ों से बनी है। एक तो मैटर, मतलब वो सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, हमारी बॉडी, बुक, पेंसिल, जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं सब। और दूसरी चीज़ है एनर्जी। एनर्जी का यूज़ करके हमारी यूनिवर्स वो सारी मटेरियल चीज़ें बनाती है। अब हमारे थॉट्स, मतलब जो कुछ भी हम सोचते हैं, वो भी एनर्जी है। फ्रेंड्स, ये एक चीज़ इस पूरी बुक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जो कुछ भी सोचते हैं उस वक्त हम एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, मतलब रिलीज कर रहे होते हैं, और फिर यूनिवर्स उस एनर्जी का यूज करके वो सारी मटेरियल चीज़ें बनाती है। इसलिए आप खुद ही सोचो, अगर सिर्फ एक पर्सन किसी गोल पर काम करेगा तो थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, लेकिन जब बहुत सारे लोग किसी गोल पर काम करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। इसलिए एक टीम बनाना बहुत फायदेमंद है। स्टेप 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इस पूरी बुक की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इस पूरी बुक की बेसिक है, वो ये है कि हमारा ब्रेन थॉट्स को रिलीज भी करता है और थॉट्स को रिसीव भी करता है। थॉट्स को रिलीज करने के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करता है, जिससे फिर वो वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट भी करता है। मैंने आपको ऑटो सजेशन के स्टेप में बताया है कि आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके थॉट्स को कैसे ब्रॉडकास्ट, मतलब रिलीज कर सकते हैं, जिससे वो चीज़ें आपकी लाइफ में भी अट्रैक्ट होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि थॉट्स रिसीव कैसे करते हैं, और ये जो थॉट्स रिसीव होते हैं इसी को क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। आपका माइंड वाइब्रेट करता है, और ये जब बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है तभी आपको थॉट्स रिसीव होंगे। ये थॉट्स यूनिवर्स और दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड से आपको रिसीव होंगे। अब माइंड की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे म्यूजिक सुनना, एल्कोहल, या फिर लव की फीलिंग। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो है सेक्स। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेंटर्स और आर्टिस्ट सब हाईली सेक्स नेचर होते हैं। अब ये क्रिएटिव इमेजिनेशन का प्रोसेस काम किस तरह करता है, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैं आपको स्टेप 13 में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि आप थॉट्स रिसीव करें उससे पहले आपके माइंड की वाइब्रेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इसका एक तरीका है सेक्स। ये भी कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ऐसे इसलिए कहा जाता है कि एक आदमी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है वो है अपनी वाइफ को खुश करना। इसलिए सही पार्टनर चूज करना भी बहुत ज़रूरी है जिससे आप प्यार करते हो। स्टेप 11, द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा ब्रेन हमारे सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके हमारी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें स्टोर हुई हुई हों। और ये मैंने आपको ऑटो सजेशन के चैप्टर में बताया है कि आप कोई भी आइडिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे स्टोर कर सकते हो। स्टेप 12, द ब्रेन। आपका ब्रेन थॉट्स रिलीज करता है सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से, जिससे फिर आपकी लाइफ में भी वही सब होने लगता है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। और क्रिएटिव इमेजिनेशन की हेल्प से आप थॉट्स रिसीव करते हो। स्टेप 13, द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस का मतलब क्रिएटिव इमेजिनेशन, मतलब बिल्कुल नए आइडियाज़ रिसीव होना। और ये आइडियाज़ रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड की वाइब्रेशन बढ़ानी होगी, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा स्टेप है कि आप कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे थॉमस एडिसन जब इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन्वेंट कर रहे थे तब वो 10,000 टाइम्स फेल हुए थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बल्ब कैसे इन्वेंट करें। फिर उन्होंने क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज़ किया। उन्होंने पहले अपने माइंड की वाइब्रेशन बढ़ाई और फिर स्टेप 2 फॉलो किया। उन्होंने अपनी डिज़ायर पर फोकस किया और फिर सोचा कि अब मुझे आंसर मिल जाएगा, और उन्होंने पूरे बिलीफ के साथ उस आंसर का वेट किया। स्टेप 2 में बिलीफ बहुत ज़रूरी है। आपको पूरा बिलीफ होना चाहिए कि आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर उसी वक्त नहीं मिलेगा, आपको प्रोसेस कुछ दिन तक करते रहना होगा, और एक वक्त आएगा जब आपको आंसर मिलेगा और अचानक से मिलेगा। वैसे अगर आप चाहें तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये ऑथर ने खुद बुक में कहा है, क्योंकि क्रिएटिव इमेजिनेशन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। तो अगर आपको नीड नहीं है तो आप ब्रेन को सिर्फ थॉट्स रिलीज करने के लिए, मतलब सिर्फ ऑटो सजेशन को यूज़ करें। अब मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बताऊंगा जिनसे इंसान बहुत डरते हैं। अगर आप भी इन चीज़ों से डरते हैं तो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन काम नहीं करेगी। ये रहे वो 6 बेसिक फेयर्स। फेयर ऑफ पॉवर्टी, मतलब गुर्बत का डर। फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब आपसे कोई कुछ बुरा ना कहे, आपके बारे में गलतियां ना निकाले, आपके बारे में कुछ बुरा भला ना कहे, इस चीज़ का डर। द फेयर ऑफ इल हेल्थ, मतलब इस बात का डर कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं। द फेयर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, मतलब इस बात का डर कि आपसे कोई प्यार करना छोड़ ना दे। द फेयर ऑफ ओल्ड एज, मतलब अपने बुढ़ापे का डर। द फेयर ऑफ डेथ, मतलब अपनी मौत से डरना।
आपको इन 6 चीज़ों से बचना है, वरना आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन काम नहीं करेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।